हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हम लेके आए हैं। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कंसीडर करेंगे। तो आपका लेक्चर 4 और लेक्चर 5 जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही है, इसलिए हमने इस लेक्चर को नाम पार्ट फर्स्ट दिया है और जो हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे उसको हमने पार्ट सेकंड दिया है। तो जैसा कि आप पहले भी अपने 11-12 की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर हमने यही बताया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली क्या है कि किसी भी अगर मेटल सरफेस पर, यहाँ पर देखिए जैसे आपके लिखा भी हुआ है मैंने कि मेटल सरफेस पर यदि सफिशिएंट हाई एनर्जी के लाइट को गिराया जाता है किसी भी मेटल सरफेस पर, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है, करंट फ्लो होता है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल इफेक्ट है, कोई ऐसा ज्यादा इसमें नहीं है कि अगर हम किसी भी सरफेस पर लाइट प्रकाश को गिरा रहे हैं, बस कंडीशन क्या है कि सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के इलेक्ट्रॉन जो है उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और अगर उनके कारण करंट फ्लो हो रही है तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है इसको स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जो एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट था वो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, और जो उसके पार्ट्स थे अलग अलग उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस अरेंजमेंट में क्या था एक्सपेरिमेंट में कि एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब ली गई, ये रही। तो इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब यहाँ पर ली गई जिसमें 2 प्लेट्स को लिया गया, P1 और P2 को। ठीक है, अब P1 जो है उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होना शुरू कर देंगे, और इमिट्स होने के बाद वो सेकंड प्लेट पर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे आप देखेंगे तो P1 जो है वो बैटरी के नेगेटिव पार्ट है, और P2 जो है वो पॉजिटिव पार्ट है बैटरी का, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्रॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से P1 जो है वो प्लस से, और P1 जो है वो माइनस से, और P2 प्लस से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो है वो फोटो कैथोड कहलाता है, और P2 जो है उसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, इसकी मदद से हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे अभी जो स्थिति है स्टार्टिंग की कि P1 कैथोड है, P2 एनोड है, लेकिन अगर हम चाहें तो इनकी जो पोलरिटी है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि P2 पर हम नेगेटिव पोटेंशियल और P1 पर पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं विद द डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बैटरी विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो P1 से इमिट हुए हैं, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो होगी। ठीक है, और जो ये फोटो करंट प्रोड्यूस होगी उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक सेंसिटिव माइक्रोमीटर लगाया जाता है ए। ठीक है, और साथ में ही P1 और P2 के मध्य जितना भी पोटेंशियल वोल्टेज लगाया जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो हमारे जो पार्ट्स थे कि इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, P1, P2, A, K और V के बारे में हमने आपको इनिशियल जानकारी दे दी है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है कि स्टार्टिंग में जो आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है उसी को रखा जाता है। P1 कैथोड की तरह और P2 जो है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है, और हम क्या करते हैं, इस पर जैसे ही लाइट
गिराई जाती है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फिक्स जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको, हर एक फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे एक बार में एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को गिराया जाएगा, फिर दोबारा जब दूसरा सेट हम एक्सपेरिमेंट का करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो फर्स्ट सेट में हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को हमने सेम रखा, इसके बाद हमने इस v को बढ़ाया, और v बढ़ने के साथ साथ I की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्लेट P1 के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, और जिसकी वजह से हमें A की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि बढ़ने के बाद अब इसको हम चेंज कर देंगे। अब चेंज करने के कारण क्या होगा कि P1 जो है वो तो हो गया नेगेटिव, और P1 हो जाएगा पॉजिटिव, और P2 हो जाएगा नेगेटिव। अब जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे थे उनको रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो फिर भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पर जाना बंद कर देंगे P2 पर, और फिर एक निश्चित वैल्यू के बाद इसकी जो करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें एकदम इंस्टेंट जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की वैसे ही करंट की वैल्यू 0 नहीं मिलती है। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट इसमें एक फैक्ट निकल के आया था। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो रिजल्ट्स निकले एक बार उनको हम स्टडी कर लें। सबसे फर्स्ट जो है रिजल्ट था कि किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पर जो लाइट है, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी पर और एक पोटेंशियल यानी सर्टेन पोटेंशियल अगर उनको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो उस स्थिति में क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंच रहे हैं वो क्या होता है कि धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और उसके बाद एक संख्या के बाद वो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि उस संख्या के बाद अब वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो चेंज नहीं हो रही, यानी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोपोर्शनेट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो कैथोड, यानी कि वो जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनली, ना तो वो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपके फर्स्ट डायग्राम में हमने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये लीनियरली आपके डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी को लिया, वाई पर हमने करंट को ले लिया है। सेकेंड टॉपिक था कि सेकेंड पॉइंट इसका ये निकल के आया कि जैसे हमने आपको बताया कि जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में उसको लगाते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम लगा रहे हैं, जैसे ये देखिए हमने यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा, तो हमने जैसे आपको अभी अभी एक्सपेरिमेंट के टाइम पे बताया कि जब हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो डायरेक्शन चेंज करते ही करंट की वैल्यू 0 नहीं हुई। क्या हुआ कि उसकी संख्या कम होने लग गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो उसको पार करके, रिपेल एनर्जी को पार करके वहां तक पहुंच पाए, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी संख्या कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद, यानी कि यहाँ पर जो ये जो है -V0, तो ये जो लिमिट है जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होती है, जिसको हमने नाम दिया है स्टॉपिंग वोल्टेज V0। तो यहाँ पर जो ये स्टॉपिंग वोल्टेज है, पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टॉपिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो और ये जो स्टॉपिंग मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग आती है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है।
अलग अलग जो जैसे इंटेंसिटी की बात करें I1 और I2 के लिए, तो यहाँ पर 2 तरीके के ग्राफ हमने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट इसका आया वो ये था कि जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये लीनियरली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी से, कि जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है उससे लीनियरली, यहाँ पर देखिए हर मेटल के लिए अलग अलग है, एक मेटल के लिए कोई ए हमने माना, उसके लिए ये बी के लिए, लेकिन दोनों के लिए है लीनियरली। ठीक है, और जितनी ज्यादा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ती है। फोर्थ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमने क्या किया, उसमें स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कम रखी। अब कम रखी तो उसमें हमने ये देखा कि एक लिमिट के बाद ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की भी एक लिमिट है, यानी मिनिमम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके बाद ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये सभी मेटल्स के लिए, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ रिजल्ट था इस एक्सपेरिमेंट का वो था नो टाइम डिले, यानी कि अगर हमने लाइट किसी भी मेटल प्लेट पर गिराई तो उसके गिरने के तुरंत बाद, यानी एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी की बात करें तो 10⁻⁹ सेकंड के अंदर ही क्या होता है, हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं, इमिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी टाइम डिले हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा लेक्चर था ये सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसके जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए उसके ऊपर था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में क्लासिकल थ्योरी किस तरीके से फेल हुई। जैसे क्लासिकल थ्योरी में हमारे वेव थ्योरी चलती थी तो वो किस तरीके से फेल हुई, और उसके बाद आइंस्टीन ने जो अपना वेव थ्योरी दिया वो किस तरीके से सक्सेसफुल रही। तो आप नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको भी ध्यान से पढ़ें